हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार भले ही उस रक्त परजीवी आर्मी को हरा दिया गया था, लेकिन उसकी मुख्य सेना अभी भी बरकरार थी। अपनी ताकत के दम पर वह इतनी शक्तिशाली रक्त परजीवी आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता था। यदि वह इंद्रपुरी शहर के आसपास के क्षेत्र को छोड़ देता तो किसी भी क्षण उसके रक्त संबंधियों के हाथों उसकी जान जा सकती थी। शहर में जबरदस्ती घुसने की बात करें तो उसमें हिम्मत और भी कम थी। अभी अभी हुए युद्ध में उसने इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक भव्य सरणी की शक्ति को पहले ही देख लिया था। वह जीने से ऊबा नहीं था। यह भली भांति जानते हुए कि वह नगर रक्षक भव्य सरणी की शक्ति का सामना नहीं कर सकता, वह उस रहस्यमय खड्ग सन्यासी को उकसाने नहीं गया। एक बार जब उसने रहस्यमय खड्ग सन्यासी को नाराज कर दिया तो भले ही हर्षवर्धन ने कोई कार्रवाई न की हो, केवल रहस्यमयी खड्ग सन्यासी द्वारा इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक भव्य सरणी को नियंत्रित करना ही उसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने के लिए पर्याप्त होगा। इस समय महान एल्डर निलय न तो आगे बढ़ने का साहस कर पा रहे थे और न ही पीछे हटने का। वे पूरी तरह से दुविधा में फंस गए थे। वह केवल छवि को लेकर इंद्रपुरी शहर के बाहर छिपकर उसकी सुरक्षा पर निर्भर रह सकता था। हालांकि वह शहर में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि वह इंद्रपुरी शहर के बाहर छिपा हुआ था। लेकिन जब उसके खून के रिश्तेदार हमला करने आए तो हर्षवर्धन शायद चुपचाप खड़ा होकर उसे मरते हुए नहीं देखता, है ना? जनरल भैरव, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? इसहाक ने भैरव की ओर देखा और हताशा से भरे चेहरे के साथ पूछा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भैरव की सेना की मदद से वे इस शहर पर आसानी से कब्जा कर लेंगे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंततः वे यह लड़ाई हार गए और वह भी बेहद बुरी तरह से। एक ही युद्ध में उनकी सेना ने अपने 1/3 से अधिक सैनिकों को सीधे तौर पर खो दिया था। यहाँ तक कि वह और भैरव दोनों भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लगातार मिली हार ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया था। अपने पूरे जीवन में उन्हें कभी भी इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। पहले सेना को इकट्ठा करो, फिर हम उनकी ताकत का दोबारा परीक्षण करेंगे। बोलने से पहले भैरव ने कुछ देर सोचा। उनकी ताकत का फिर से परीक्षण करें? इसहाक चौंक गया और हिचकिचाते हुए बोला, जनरल भैरव, हमारी सेना को इतना भारी झटका लगा है, क्या हम अभी भी उनका मुकाबला कर सकते हैं? 2 हार स्वीकार करने के बाद वह पहले से ही मानसिक रूप से आहत हो चुका था। अपनी चरम अवस्था में भी उनकी सेना को परास्त कर दिया गया था और उसे हार मानकर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। अब वह और भैरव दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे और सेना ने अपने 1/3 सैनिक खो दिए थे, जिससे उसकी कुल शक्ति काफी कम हो गई थी। ऐसी स्थिति में क्या वापस लौटना उन्हें चांदी की थाली में उनके सिर परोसने जैसा नहीं होगा? यह सुनकर उसे यह संदेह होने लगा कि क्या उन 2 तलवार के वारों के बाद भैरव के दिमाग को नुकसान पहुंचा है। अभी मैं लापरवाह हो गया और मैंने उन्हें कम आंका, इसीलिए उन्होंने हमें चौंका दिया। भैरव ने इंद्रपुरी शहर की ओर देखते हुए आंखें सिकोड़कर कहा, कुल शक्ति के मामले में हम अभी भी काफी आगे हैं। बस बात यह है कि उनके बीच एक ऐसा रणनीति विशेषज्ञ है जो युद्ध संरचनाओं में बहुत निपुण है। उन्होंने जानबूझकर हमारी युद्ध संरचनाओं की कमजोरियों को निशाना बनाया और हमें उस समय अप्रत्याशित रूप से घेर लिया। जब तक हम दुश्मन को कम नहीं आंकते या अंधाधुंध जीत के लिए आगे नहीं बढ़ते, तब तक हमारे पास उन्हें हराने का मौका है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसका हमने अभी तक उपयोग नहीं किया है। कौन सा महत्वपूर्ण कारक? इसहाक अचंभित रह गया और उसने असमंजस में पूछा, अभी जब हम हर्षवर्धन और अन्य लोगों से लड़ रहे थे, क्या आपने देखा कि महान एल्डर निलय इंद्रपुरी शहर की तलहटी में छिपे हुए थे? भैरव ने उसकी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराई। मैंने किया। व्रजाक्ष ने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि महान एल्डर निलय ने शुरू से अंत तक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर वह पहले ही हमारे हमले में शामिल हो जाते तो हमारी स्थिति शायद और भी बदतर होती। जनरल भैरव, आपने जिस महत्वपूर्ण कारक का जिक्र किया है वह महान एल्डर निलय तो नहीं हो सकते, है ना? बिल्कुल,
ये तो वाकई महान एल्डर निर्णय ही है। भैरव ने सिर हिलाया और कहा, अगर इस व्यक्ति का सही उपयोग किया जाए तो वह हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? जहां तक मुझे पता है, महान एल्डर निलय ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर हैं। इसहाक ने संदेह से भरे चेहरे के साथ कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह हर्षवर्धन और ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के उन अन्य मार्शल आर्टिस्टों से निपटने में हमारी मदद करेगा? यद्यपि महान एल्डर निलय ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है वे मृत्यु से भयभीत रहने वाले और केवल लाभ के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। उस युद्ध में शुरू से अंत तक हम पर आक्रमण करने का साहस न कर पाने से उनका असली चरित्र उजागर होता है। भैरव हंसा। इसके अलावा वह और ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के हर्षवर्धन का समूह केवल दिखावे के लिए ही एक साथ है। संभवतः उनके बीच गंभीर आंतरिक मतभेद है। अगर हम इसका फायदा उठाएं तो शायद हम उसे अपने पक्ष में कर सकें और उसे अपने लिए काम करने के लिए राजी कर सकें। अब जब जनरल भैरव ने इसका जिक्र किया है तो मुझे लगता है कि महान एल्डर निलय वास्तव में एक रीढ़हीन कायर प्रतीत होता है। भैरव की बातें सुनकर वृजाक्ष ने एक पल सोचा और अंत में गहरी सहमति में सिर हिलाया। भैरव ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत पराजित रक्त संबंधियों के सैनिकों को बुलाया, उन्हें पुनर्गठित किया और उन्हें वापस एक युद्ध संरचना में समूहित कर दिया। भैरव वास्तव में एक बहुत ही उत्कृष्ट सेनापति थे। इतनी करारी हार के बाद भी वह उन पराजित सैनिकों को जल्दी से फिर से संगठित कर सकते थे। पराजित सैनिकों को पुनर्गठित करने के बाद भैरव ने रक्त परजीवी आर्मी को एक बार फिर इंद्रपुरी शहर की ओर अग्रसर किया। पिछली करारी हार से सबक लेते हुए भैरव ने दुश्मन को जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इस समय उन्होंने योग्यता की तलाश नहीं की, बल्कि केवल गलतियों से बचने पर ध्यान दिया। सेना को पूरी तरह से रक्षात्मक युद्ध संरचना में रखा और सभी मोर्चों पर कड़ी रक्षा बनाए रखी। पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी सेना द्वारा बनाई गई रक्षात्मक युद्ध संरचना अविश्वसनीय रूप से सघन थी। आक्रमण और रक्षा दोनों पर केंद्रित पिछली संरचना की तुलना में इस संरचना में सैनिकों की संख्या कम होने के बावजूद इसकी रक्षात्मक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा इस युद्ध संरचना में पिछली संरचना की तुलना में काफी कम कमजोरियां थीं। भैरव ने रक्त परजीवी आर्मी का नेतृत्व करते हुए इंद्रपुरी शहर के बाहर आकाश में उड़ान भरी। इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक विशाल तंत्र की शक्ति को देखकर उसने उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। इंद्रपुरी शहर से काफी दूरी पर रहते हुए ही उसने सेना को रुकने का आदेश दिया। ये कमीने, इनकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? इंद्रपुरी शहर की दीवारों पर समीर ने रक्त परजीवी आर्मी को शहर के बाहर आकाश में वापस उड़ते हुए देखा और उसके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। कुछ समय पहले ही इस रक्त जातीय सेना को इतनी बुरी तरह से हराया गया था। अभी कुछ ही समय बीता था कि उन्होंने इंद्रपुरी शहर में वापस आने की हिम्मत कर ली। क्या वे सचमुच जीने से थक गए हैं? युवा मास्टर सही थे। भैरव ने सचमुच अपनी रणनीति बदल दी है। हर्षवर्धन ने इंद्रपुरी शहर के बाहर रक्त परजीवी आर्मी को देखा और आ भरकर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन द्वारा किए गए विश्लेषण को सुनने के बाद उसने भैरव की ब्लड रेस आर्मी को उतना कमतर नहीं आंका जितना समीर मीनाक्षी और अन्य लोगों ने आंका था। जब उसने इस रक्त परजीवी आर्मी को देखा तो उसने समीर की तरह सिर्फ सतही तौर पर ही नहीं देखा। जब यह रक्त जातीय सेना इंद्रपुरी शहर के बाहर आकाश में फिर से प्रकट हुई तो हर्षवर्धन ने एक नजर में रक्त जातीय सेना के युद्ध गठन में बदलाव देखा। जब भैरव पहली बार इस रक्त जातीय सेना का नेतृत्व करते हुए इंद्रपुरी शहर पहुंची तो उन्होंने जो युद्ध संरचना बनाई वह मुख्य रूप से आक्रामक थी। बाद में भी जब उन पर हमला हुआ और भैरव ने युद्ध संरचना को समायोजित किया तो यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों थी। फिर भी
मुख्य रूप से आक्रमण पर ही केंद्रित थी। लेकिन अब जब भैरव के नेतृत्व वाली यह रक्त परजीवी आर्मी इंद्रपुरी शहर लौटी तो उन्होंने सेना की युद्ध संरचना को पूरी तरह से रक्षात्मक संरचना में बदल दिया था। इस रक्त परजीवी आर्मी द्वारा बनाई गई रक्षात्मक युद्ध संरचना बेहद मजबूत थी, जिसमें लगभग कोई कमजोरी नहीं थी। कम से कम अपनी दृष्टि से तो वह इस युद्ध संरचना की कमजोरी को नहीं देख पा रहा था। भैरव की सेना की युद्ध संरचना में आए बदलाव को देखकर हर्षवर्धन विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन की और भी अधिक प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। यह युवा गुरु सचमुच किसी देवता की तरह भविष्यवाणियां करता है। हर्षवर्धन ने मन ही मन आ भरी। ऐसी अद्भुत सूझबूझ उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। शहरवासियों, सुनो, बाहर आओ और तुरंत आत्मसमर्पण करो। जब तक तुम हमारी रक्त जाति की अच्छी तरह सेवा करोगे, हम तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकते हैं। अन्यथा यदि तुम हठपूर्वक विरोध करते रहे तो शहर के पतन के समय एक मुर्गी या कुत्ता भी जीवित नहीं बचेगा। वजाक्ष ने इंद्रपुरी शहर की दीवारों पर खड़े लोगों को देखा और जोर से चिल्लाया, हे, हारे हुए लोगों का एक समूह यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है। शर्म कहाँ है? वजाक्ष की चीख सुनकर समीर ने व्यंग्य करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में जब हम शहर से बाहर निकलेंगे तो तुम फिर से बुरी तरह डर जाओगे और घबराकर भाग जाओगे। समीर के बेहद तीखे शब्दों को सुनकर वजाक्ष के माथे की नसें भड़कने लगी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी इतना बड़ा अपमान नहीं सहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें इन शब्दों का खंडन करना नहीं आता था। आखिरकार वह ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्टों से लगातार 2 बार हार चुका था। तक्षक ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के लोग बड़े जिद्दी हैं। क्या तुम लोग भी ब्लैक वुल्फ गैंग के लोग उनके पीछे पीछे इस अंधकारमय रास्ते पर अंत तक चलोगे? इसी क्षण भैरव ने इसहाक की ओर देखा, फिर शहर की दीवार पर स्थित तक्षक की ओर मुड़कर बोली। उस मूर्ख वज्राक्ष ने विरोधी के एक वाक्य पर अपना आपा खो दिया। उसने वज्राक्ष को आत्मसमर्पण के लिए मनाने का प्रयास करने ही नहीं दिया और खुद व्यक्तिगत रूप से बात करने लगा। एक सेनापति के लिए जीत ही एकमात्र लक्ष्य होता है। भला कोई अपने प्रतिद्वंदी के शब्दों से कैसे विचलित हो सकता है? इसके अलावा युद्ध में जीत और हार तो आम बात है। असफलता से सबक लेना जरूरी है। अगली बार फिर से जीत हासिल की जा सकती है। क्षणिक लाभ और हानि पर इतना ध्यान क्यों देना? वज्राक्ष का ध्यान अस्थायी सफलता या विफलता पर बहुत अधिक केंद्रित था, जिसके कारण उनके लिए एक उत्कृष्ट सेनापति बनना मुश्किल हो गया। वज्राक्ष की बातें सुनकर तक्षक के चेहरे के भाव स्वाभाविक रूप से बदल गए। वज्राक्ष, हमारे बीच फूट डालने के बारे में सोचना भी मत। हमारा ब्लैक वुल्फ गैंग भी सुचुआन महाद्वीप का एक संप्रदाय है और मानव जाति का सदस्य है। हम तुम्हारे जैसे परग्रहियों के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं? तक्षक ने भैरव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर यह अतीत की बात होती, अगर भैरव ने ऐसा कहा होता तो वह बिना किसी झिझक के तुरंत रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण कर देता। आखिरकार रक्त परजीवी की ताकत तो वाकई बहुत अधिक थी। पूर्वी गहन क्षेत्र की सीमा रक्षा रेखा को रक्त जाति द्वारा पहले ही भेद दिया गया था। जब से रक्त परजीवी आर्मी सुचुआन महाद्वीप पर पहुंची है, सुचुआन महाद्वीप के कई संप्रदायों द्वारा गठित सहयोगी सेनाएं रक्त परजीवी आर्मी का लंबे समय तक सामना करने में असमर्थ रहीं और जल्दी ही पराजित हो गईं। मोर्चे पर मिली हार के बाद से ब्लैक वुल्फ गैंग का रक्त परजीवी द्वारा इतने लंबे समय तक पीछा किया गया था कि वे आवारा कुत्तों की तरह लगातार डर में जी रहे थे। रक्त परजीवी द्वारा इतने लंबे समय तक शिकार किए जाने के कारण तक्षक को अच्छी तरह से पता था कि रक्त परजीवी की ताकत कितनी शक्तिशाली थी। इससे पहले जब रक्त परजीवी द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था, तब उसने एक से अधिक बार उनके सामने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय उनका शिकार कर रही रक्त परजीवी को उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी।
इससे पहले जब रक्त परजीवी द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था, तब उसने एक से अधिक बार उनके सामने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय उनका शिकार कर रही रक्त परजीवी को उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उन रक्तवंशी सदस्यों की एकमात्र रुचि उन्हें मारना और उनके मांस, रक्त और साधना को भस्म कर खाना था। ऐसा नहीं था कि तक्षक पहले आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती थी, बल्कि बात यह थी कि आत्मसमर्पण करने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब यह पहली बार था जब रक्त परजीवी के किसी जनरल ने सक्रिय रूप से उसे आत्मसमर्पण करने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि भैरव द्वारा आत्मसमर्पण करने के निमंत्रण का सामना करते हुए तक्षक ने बिना किसी झिझक के तुरंत इनकार कर दिया। रहस्यमयी खड्ग सन्यासी के साथ इतना समय बिताने के कारण वह रहस्यमयी खड्ग सन्यासी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह समझ गया था। यदि उसने इस समय आत्मसमर्पण करने का जरा सा भी इरादा व्यक्त किया, तो वह निश्चित रूप से इंद्रपुरी शहर से जीवित नहीं निकल पाएगा। रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, भले ही वह रक्त परजीवी से लड़ना न चाहता हो, फिर भी ब्लैक वुल्फ गैंग के ये मार्शल आर्टिस्ट रहस्यमयी खड्ग सन्यासी की नजर में अपनी उपयोगिता खो देंगे और उन्हें तुरंत इंद्रपुरी शहर से निष्कासित कर दिया जाएगा या फिर सीधे उनके द्वारा मार दिया जाएगा। वह रहस्यमयी खड्ग सन्यासी द्वारा पिछले कुछ दिनों में दिखाई गई दयालुता से मूर्ख नहीं बनेगा, यह सोचकर कि रहस्यमयी खड्ग सन्यासी किसी प्रकार का कमजोर व्यक्ति है। इस दौरान रहस्यमयी खड्ग सन्यासी ने जिस तरह से एक के बाद एक रक्त परजीवी की सेनाओं को हराया और रक्त परजीवी के इतने सारे सदस्यों का नरसंहार किया, उससे पता चलता है कि वह कितना निर्मम, निर्णायक और बेरहम था। इस दौरान उन्होंने रहस्यमयी खड्ग सन्यासी की भयानक विधियों, इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक भव्य सरणी की शक्ति और हर्षवर्धन तथा अन्य हरे बांस तलवार संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्टों की ताकत को देखा था। वह अच्छी तरह जानता था कि रहस्यमयी खड्ग सन्यासी, हर्षवर्धन और अन्य ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्टों के सामने संघर्ष करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर रहस्यमयी खड्ग सन्यासी उसे मारना चाहता तो यह बहुत आसान होता, इसलिए वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि भैरव के आत्मसमर्पण के निमंत्रण को स्वीकार करने जैसी छोटी सी गलती कर बैठे। अगर वह अपनी बात कहने में थोड़ी देर भी कर दे और रहस्यमयी खड्ग सन्यासी को उस पर शक करने का कारण बन जाए, तो उसकी स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। सीधे भैरव के सामने आत्मसमर्पण करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि वह आत्मसमर्पण नहीं करता, तो वह रहस्यमयी खड्ग सन्यासी से वे अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी औषधीय गोलियां प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक बार जब उसने आत्मसमर्पण करने का कोई भी इरादा दिखाया, तो वह तुरंत अपनी जान गंवा सकता था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए भी तक्षक को स्पष्ट रूप से पता था कि उसे कौन सा विकल्प चुनना है। तक्षक, मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे ब्लैक वुल्फ गैंग की हड्डियां हमेशा के लिए इतनी ही सख्त बनी रहे। तक्षक की बातें सुनकर भैरव ने ठंडे स्वर में कहा। वह पहले से ही अच्छी तरह समझ चुका था कि ब्लैक वुल्फ गैंग का चरित्र कैसा था। ऐसा नहीं था कि ब्लैक वुल्फ गैंग पहले आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी ताकत बहुत कम थी और वे आत्मसमर्पण करने के योग्य नहीं थे। उनकी वंश परंपरा को ऐसे कमजोर दल बदलुओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इन कमजोरों में उनकी एकमात्र रुचि उनका मांस खाने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साधना करने में थी। अगर इंद्रपुरी शहर इतना कठिन इलाका न होता, तो वह तक्षक को भी आत्मसमर्पण करने के लिए आमंत्रित नहीं करता। लेकिन अब इस कुत्ते तक्षक ने सचमुच इस तरह के एहसान को ठुकराने की हिम्मत दिखाई। महान एल्डेनिलय, आपका क्या विचार है? क्या आप भी अंत तक इस अंधकारमय मार्ग पर उनका अनुसरण करने की योजना बना रहे हैं? इस समय भैरव ने अपना सिर फिर से घुमाया और इंद्रपुरी शहर के बाहर महान एल्डेनिलय से बात की।
भैरव की बातें सुनकर महान एल्डर निलय के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव स्वाभाविक रूप से झलकने लगे। वह अपने दिल में मौजूद रक्त प्रसंग को लेकर भी बेहद भयभीत था। जिस समय रक्त परजीवी आर्मी ने सुचुआन महाद्वीप पर आक्रमण किया था, उस दौरान हालांकि वह ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के प्रमुख थे, लेकिन वे उनसे लड़ने के लिए अग्रिम मोर्चे पर नहीं गए थे। लेकिन ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर होने के नाते उन्हें मोर्चे पर स्थिति की पूरी जानकारी थी। रक्त परजीवी आर्मी की ताकत बहुत अधिक थी। सुचुआन महाद्वीप के इतने सारे संप्रदायों द्वारा गठित संयुक्त सेनाएं रक्त परजीवी आर्मी द्वारा कुचल दिए जाने से पहले लंबे समय तक टिक नहीं सकी। इसके अलावा पूर्वी गहन क्षेत्र की सीमा रक्षा रेखाओं पर कई शक्तिशाली संप्रदायों द्वारा गठित सहयोगी बलों को भी रक्त परजीवी आर्मी ने कुचल दिया था। यह जानना जरूरी था कि पूर्वी गहन क्षेत्र की सीमा रक्षा रेखाओं के भीतर गोल्डन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट, ब्लैक स्टोन क्लिफ और सानिवान पवेलियन जैसे महाशक्तिशाली संप्रदायों की सेनाएं विराजमान थीं। गोल्डन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट, ब्लैक स्टोन क्लिफ और सानिवान पवेलियन भी रक्त परजीवी आर्मी का सामना नहीं कर सके। सुचुआन महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए, पूर्वी गहन क्षेत्र में वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से अव्यवस्थित कहा जा सकता है। उनका सुचुआन महाद्वीप पूर्वी गहन क्षेत्र के हिमशैल का मात्र एक छोटा सा हिस्सा था। पूर्वी गहन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्वी गहन क्षेत्र के प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट को बहुत चिंतित कहा जा सकता है। ऐसी भयावह स्थिति में उन्हें बिल्कुल भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। महान एल्डर निलय दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति नहीं थे। छवि की तरह वह भी मृत्यु से भयभीत होने वाले और स्वार्थी स्वभाव के व्यक्ति थे। उसे रक्त परजीवी के खिलाफ मौत की लड़ाई लड़ने के लिए भेजना उसमें उस तरह का साहस नहीं था। इस समय भैरव की भर्ती का सामना करते हुए महान एल्डर निलय का दिल तुरंत डगमगा गया। अब यदि आप इस जनरल के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो यह जनरल आपको एक उज्जवल भविष्य की गारंटी दे सकता है। महान एल्डर निलय को डगमगाते देख भैरव ने उनकी ओर देखा और आगे कहा, लेकिन अगर तुम भी उनकी तरह ही प्रतिरोध करते रहे तो जब शहर पर कब्जा होगा तब तक एक कुत्ता या मुर्गी भी नहीं बचेगी। उस समय अगर तुम आत्मसमर्पण करना भी चाहो तो बहुत देर हो चुकी होगी। भैरव की बातें सुनकर महान एल्डर निलय का दिल निर्मम हो उठा। उन्हें इस बात की पूरी स्पष्टता थी कि रक्त परजीवी वास्तव में कितनी क्रूर थी। जब से रक्त परजीवी आर्मी ने सुचुआन महाद्वीप पर हमला किया है तब से यह टिड्डियों के प्रकोप जैसा हो गया है। वे जहां भी गए लोग पीड़ित हुए और लगभग सभी जीवित प्राणियों को ब्लड रेस ने खा लिया। उन बेहद क्रूर दृश्यों के बारे में सोचते हुए महान एल्डर निलय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस क्षण उसका दिल और भी ज्यादा डगमगा गया और वह खुद को रोक नहीं पाया और भैरव की ओर कुछ कदम बढ़ा दिए। महागुरु, इन रक्तवंशी सदस्यों के वश में ना आए। आप हमारे हरितबांस तलवार संप्रदाय के महागुरु हैं। आप रक्तवंशी के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं? तभी महान एल्डर निलय के कान में एक आवाज गूंजी, महान एल्डर। निलय ने अपना सिर घुमाया और देखा कि हर्षवर्धन गंभीर भाव से उनकी ओर देख रहा है। हर्षवर्धन, मुझे यह बताने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। महान एल्डर, निलय ने ठंडे स्वर में कहा। महागुरु, आप हमारे हरितबांस तलवार संप्रदाय के महागुरु और मानव जाति के सदस्य हैं। रक्त परजीवी जाति और हमारे पूर्वी गहन क्षेत्र के बीच गहरी दुश्मनी है। आप ऐसे शत्रु के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं? आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। एक बार ऐसा करने पर आप मानव जाति के सर्वत्र शत्रु बन जाएंगे। हर्षवर्धन ने महान एल्डर निलय की ओर देखा और अत्यंत गंभीर भाव से बोला, हे हर्षवर्धन, तू कृतज्ञ कुत्ता है। अपने गुरुओं और पूर्वजों का विश्वासघात करके पराया लोगों की मदद कर रहा है। मुझे शहर में प्रवेश तक नहीं करने दे रहा। तुझे मुझे उपदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? तू खुद को क्या समझता है? यह सुनकर महान बुजुर्ग निलय ने उपहास किया। युवा स्वामी ने आपको शहर में प्रवेश नहीं करने दिया क्योंकि ग्रैंड एल्डर शुरू से ही गलत थे। हर्षवर्धन ने उसकी ओर देखते हुए गंभीरता से कहा,
जैसे ही ग्रैंड एल्डर आए, तुमने सही गलत का भेद किए बिना यंग मास्टर पर हमला कर दिया। यंग मास्टर का तुम्हारी गलतियों पर कार्रवाई न करना बहुत ही उदारतापूर्ण है। इसके अलावा यंग मास्टर ने यह नहीं कहा कि वे तुम्हें शहर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करने देंगे। यंग मास्टर ने पहले ही एक शर्त रखी थी, जब तक तुम रक्त परजीवी सेना से लड़ोगे तब तक तुम शहर में प्रवेश कर सकते हो। चाहे तुम कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लो, सब बेकार है। मुझे शहर में प्रवेश न करने देना साफ तौर पर मुझे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश है। महान एल्डर निलय ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यदि गुरुजी को लगता है कि आपको शहर में प्रवेश न करने देना आपको अलग थलग करना है, तो यह शिष्य आपके साथ शहर के बाहर ही रहेगा, हर्षवर्धन ने कहा। इसके साथ ही इंद्रपुरी शहर की दीवारों के ऊपर से उड़ते हुए उसकी आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह शहर के बाहर पहुंच गया। युवा स्वामी द्वारा गठित नगर सुरक्षा कवच मुख्यतः शहर के भीतर रहने वाले आम लोगों की रक्षा के लिए है। जब रक्त जाति की सेना हमला करती है तो हमें भी बाहर जाकर लड़ना पड़ता है। हम शहर में प्रवेश करें या ना करें, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी समय मीनाक्षी भी शहर से बाहर उड़ गई और महान एल्डर निलय की ओर देखने लगी। मीनाक्षी, तू कुतिया, तू सबसे घृणित है। मुझे नहीं पता तूने रहस्यमयी खड्ग सन्यासी से क्या फुसफुसाकर बातें की कि उसके मन में मेरे प्रति इतना गहरा द्वेष पैदा हो गया। बाकी सबको वो अद्भुत औषधीय गोलियां मिल जाती हैं, लेकिन वो मुझे नहीं देता। मीनाक्षी की बातें सुनकर छवि ने गुस्से में कहा, अब तुम यहाँ आकर इतना बड़ा उपदेश देने की हिम्मत कर रही हो, सच में घिनौना है। बेशर्म कुतिया, पहले तुम सीनियर ब्रदर हर्षवर्धन को बहकाती थी और अब जब तुमने देखा कि रहस्यमयी खड्ग सन्यासी और भी श्रेष्ठ है तो तुम उसे बहकाने जा रही हो। छी, तुम तो बस एक बेशर्म वेश्या हो। वेश्यालयों की वेश्याएं भी तुम्हारे सामने फीकी नहीं है। तुमने ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी है। छवि, तुम बकवास कर रही हो। मैंने रहस्यमयी खड्ग सन्यासी को कब बहकाया? छवि के तीखे शब्दों को सुनकर मीनाक्षी गुस्से से कांप उठी और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। जब तुम इतने बेशर्म और नीच काम करने की हिम्मत करते हो तो अब इसे स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? छवि ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर तुमने रहस्यमयी खड्ग सन्यासी को बहकाया नहीं होता तो वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते? तुम्हारे पास ये उच्च कोटि का अमर दिव्य हथियार कहां से आया? क्या तुम ये कहने की हिम्मत करती हो कि रहस्यमयी खड्ग सन्यासी ने तुम्हें ये नहीं दिया? और तुम्हारी साधना में इतनी सफलता कैसे मिली? क्या रहस्यमयी खड्ग सन्यासी ने ही तुम्हें वो अद्भुत औषधीय गोलियां नहीं दी? कमीनी, कौन जाने तुमने बिस्तर पर उसकी सेवा करने के लिए कितनी मेहनत की होगी ताकि उसका दिल जीत सको। आप छवि के शब्दों को सुनकर मीनाक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती उंगली से छवि की ओर इशारा किया। वह एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि छवि इतनी द्वेषपूर्ण हो सकती है कि वह इस तरह सार्वजनिक रूप से उसकी बदनामी करे। वह और रहस्यमय खड्ग सन्यासी पूरी तरह से निर्दोष थे और उन्होंने कभी कुछ भी अनुचित नहीं किया था, लेकिन अब छवि के मुंह में वह एक ऐसी वेश्या बन गई थी जो लाभ के लिए अपना शरीर बेचती थी। मीनाक्षी यह सब कैसे सहन कर सकती थी? दुर्भाग्यवश मीनाक्षी स्वभाव से सौम्य थी और वह छवि की तरह ऐसे द्वेषपूर्ण शब्द नहीं कह सकती थी। ऐसे मामलों पर झगड़े में वह छवि का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती थी। क्या मैंने बिल्कुल सही बात कह दी और अब तुम चुप हो गए? मीनाक्षी को गुस्से से कांपते देख छवि ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, अरे कुतिया, तू दिखावा करने में माहिर है। साफ तौर पर एक वेश्या है जो किसी के भी साथ सो सकती है, फिर भी तू एक पवित्र और शुद्ध परी होने का नाटक करती है। पर्याप्त। जैसे ही छवि मीनाक्षी का अपमान करना जारी रखने ही वाली थी, हर्षवर्धन इसे और सहन न कर पाने के कारण गहरी आवाज में चिल्लाई। छवि कांप उठी। बड़े भाई हुआ, मैं तो बस आपको मीनाक्षी का असली चेहरा दिखाना चाहता था ताकि आप उसके धोखे में ना आए। छवि ने हर्षवर्धन पर एक नजर डाली और धीरे से कुछ बुदबुदाई। इस समय
हर्षवर्धन का चेहरा बेहद गंभीर था। यह स्पष्ट था कि वह उसके शब्दों से सचमुच क्रोधित हो गया था। जितने सालों से वह उसे जानती थी, उसने हर्षवर्धन को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था। इतने उग्र हर्षवर्धन का सामना करते हुए छवि के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। बेशक इसका मुख्य कारण यह था कि हर्षवर्धन की वर्तमान शक्ति बहुत ही जबरदस्त थी। यहाँ तक कि उनके पिता महान बुजुर्ग निलय भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसने उसे पूरी तरह से क्रोधित करने की हिम्मत नहीं की। इसीलिए जब हर्षवर्धन ने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, तो उसने मीनाक्षी के खिलाफ अपनी निंदा और अपमान जारी रखने की हिम्मत नहीं की। मुझे अच्छी तरह पता है कि छोटी बहन मीनाक्षी किस तरह की इंसान है, हर्षवर्धन ने ठंडे स्वर में कहा। वह इस दौरान मीनाक्षी द्वारा किए गए हर काम से पूरी तरह अवगत था। शायद मीनाक्षी वास्तव में रहस्यमय तलवार खड्ग की प्रशंसा करती थी और उन्हें अपना आदर्श मानती थी, लेकिन उसने कभी भी कुछ भी अनुचित नहीं किया था। जहां तक उसके द्वारा रहस्यमयी खड्ग सन्यासी को बहकाने की सक्रिय कोशिश का सवाल है, वह पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी थी। रहस्यमयी खड्ग सन्यासी के प्रति अपनी प्रशंसा के कारण हर्षवर्धन मीनाक्षी के बारे में कोई नकारात्मक विचार नहीं रखती थी, क्योंकि रहस्यमयी खड्ग सन्यासी वास्तव में बहुत ही असाधारण और प्रतिभाशाली थे। मीनाक्षी की तो बात ही छोड़िए, वे स्वयं भी उस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा और सम्मान करते थे। इस तरह की प्रशंसा और सम्मान का रोमांटिक भावनाओं से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा अगर मीनाक्षी सचमुच रहस्यमयी खड्ग सन्यासी को पसंद भी करती, तो भी वह इसके लिए उससे नाराज नहीं होता। हालांकि मीनाक्षी ने वर्षों से उसके प्रति स्नेह व्यक्त किया था, लेकिन वे आधिकारिक तौर पर दांव साथी नहीं थे। उन्हें मीनाक्षी की पसंद में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। अगर मीनाक्षी को सच में किसी और से प्यार हो जाता तो उसे दुख तो होता, लेकिन वह कभी भी मन में कोई द्वेष नहीं रखता। हर्षवर्धन, तुम तो हद ही कर रहे हो अपनी ताकत का। मेरी बेटी को मेरे सामने धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है? निलय ने हर्षवर्धन को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा। अगर बड़े बुजुर्ग इसे जूनियर सिस्टर छवि को परेशान करने के रूप में देखते हैं, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। हर्षवर्धन ने निलय की ओर देखा और धीमी भारी आवाज में बोली। निलय अब केवल अतार्किक ही नहीं हो रहा था, वह पूरी तरह से अतार्किक हो रहा था। उसने छवि द्वारा मीनाक्षी के प्रति की गई निंदा और अपमान के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर भी क्योंकि हर्षवर्धन ने उसे दुर्व्यवहार जारी रखने से रोकने के लिए केवल चिल्लाया था, निलय ने इसे दादागिरी समझा। यह बेशर्म व्यवहार हर्षवर्धन की सहनशीलता की सीमा को पार करने लगा था। इसके अलावा जब निलय ने रक्त जाति के सामने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई, तो हर्षवर्धन की उसके प्रति धारणा पूरी तरह से बदल गई। किसी परग्रही जाति के सामने आत्मसमर्पण करना एक ऐसी परम सीमा थी जिसे वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। निलय के पिछले कृत्य कितने भी अतिवादी क्यों न रहे हों, हर्षवर्धन ने उसके प्रति बुनियादी सम्मान बनाए रखा था और उसे संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य मानता था। लेकिन जिस क्षण निलय ने रक्त जाति के समक्ष आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की, उसी क्षण वह हर्षवर्धन के दिल में संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य नहीं रह गए। किसी पराई जाति के सामने आत्मसमर्पण करने से वह न केवल ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट का गद्दार बन गया, बल्कि पूर्वी गहन क्षेत्र और पूरी मानव जाति का भी गद्दार बन गया। उनके लिए ऐसा गद्दार सर्वोपरि शत्रु था। ऐसे शत्रु के लिए उसका केवल एक ही दृष्टिकोण था, उन्हें अपनी तलवार से काट डालना, संप्रदाय को उसकी गंदगी से शुद्ध करना और मानव जाति को उसके गद्दारों से मुक्त करना। हम हर्षवर्धन देखते हैं। यह सुनकर निलय ने ठंडी सी घुरघुराहट की। अपनी आस्तीन झटकते हुए वह भैरव की ओर उड़ने के लिए तैयार हो गया। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद भी उसे यही विश्वास था कि रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण करना ही उसकी जान बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। रक्त परजीवी की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वह असहनीय थी। पूर्वी गहन क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह लगभग तय था कि इस पर कब्जा कर लिया जाएगा और यह रक्त परजीवी का क्षेत्र बन जाएगा।
हालांकि हर्षवर्धन और अन्य लोगों ने पिछली लड़ाई में भैरव की रक्त परजीवी सेना को अस्थायी रूप से हरा दिया था, लेकिन वह सेना रक्त परजीवी की कुल सेनाओं का एक नगण्य हिस्सा मात्र थी। यदि रक्त परजीवी आर्मी की वास्तविक शक्ति आ गई तो वे बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए यथाशीघ्र आत्मसमर्पण करना ही सबसे बुद्धिमानीपूर्ण विकल्प था। भैरव द्वारा उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए सक्रिय रूप से आमंत्रित करना जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। इससे पहले सुचुआन महाद्वीप पर रक्त परजीवी आर्मी द्वारा आत्मसमर्पण स्वीकार करने के बारे में शायद ही कभी सुना जाता था। जहां भी रक्त परजीवी आर्मी जाती थी, वे आमतौर पर हर जीवित प्राणी को निगलते हुए आगे बढ़ते थे और सुचुआन महाद्वीप के मार्शल आर्टिस्टों को आत्मसमर्पण करने का मौका कभी नहीं देते थे। महागुरु, आपको इस बारे में अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। यदि आप सचमुच रक्त जाति के समक्ष आत्मसमर्पण करते हैं तो इस क्षण से आप हरे बांस की तलवार संप्रदाय के महागुरु नहीं रहेंगे, बल्कि संप्रदाय और संपूर्ण मानव जाति के गद्दार बन जाएंगे। निलय की हरकतों को देखते हुए हर्षवर्धन ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुमने सचमुच ऐसा किया तो आज से तुम मेरी जानी दुश्मन हो और मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हमारे बीच मौत की लड़ाई होगी। हर्षवर्धन, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यह सुनकर निलय वहीं रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और ठंडे स्वर में पूछा, यह कोई धमकी नहीं है, ये मेरे दिल से निकले शब्द हैं। हर्षवर्धन ने निलय को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसने अपनी हथेली खोली और सीधे उस अर्धचरण गहन शून्य दिव्य हथियार लंबी तलवार जादुई खजाने को प्रकट किया। यदि निलय वास्तव में रक्त जाति के समक्ष आत्मसमर्पण करने का इरादा रखता तो वह उसे एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देता। वह निलय को यहीं और अब भी मार डालेगा, क्योंकि एक बार जब निलय ने रक्त जाति के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो उनका मृत्यु तक कट्टर शत्रु बने रहना तय था। दुश्मन से निपटते समय शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर्षवर्धन की हरकतें देखकर छवि का चेहरा बेहद विकृत हो गया। वह जानता था कि हर्षवर्धन मजाक नहीं कर रहा था। यदि वह सचमुच रक्त जाति के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता तो हर्षवर्धन सचमुच उसे मार डालता। भले ही मैं रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण न करूं, लेकिन मेरे बारे में यह सोचना भी मत कि तुम मुझे अपने लिए लड़ने के लिए इस्तेमाल करोगे। निलय ने लंबे समय तक हर्षवर्धन को घूरने के बाद ठंडे लहजे में बात की। आप रक्त जाति से लड़ें या न लड़ें, यह आपकी स्वतंत्रता है महान बुजुर्ग, लेकिन रक्त जाति के सामने आत्मसमर्पण करना कोई भी मनुष्य सहन नहीं कर सकता। हर्षवर्धन ने पलटकर देखा और ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया हर्षवर्धन, मैं इस एहसान को याद रखूंगा। यह सुनकर निलय ने सिर हिलाया और ठंडे लहजे में बोली। अंततः वह पीछे हट गया और भैरव की ओर उड़ान भरना जारी नहीं रखा। हर्षवर्धन की वर्तमान शक्ति और उसके अर्धचरण गहन शून्य दिव्य हथियार लंबी तलवार जादुई खजाने के साथ भले ही निलय अपनी जान बचाकर भाग जाए, वह छवि की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। बेशक समझौता करने का उनका अंतिम निर्णय पूरी तरह से छवि के हित में नहीं था। इसका सबसे अहम कारण यह था कि पिछली लड़ाई में भैरव की रक्त परजीवी आर्मी हार गई थी। उसके पास इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि आत्मसमर्पण करने और भैरव की रक्त परजीवी आर्मी के साथ हाथ मिलाने के बाद वे हर्षवर्धन और अन्य लोगों के हमलों का सामना कर पाएंगे या नहीं। यदि भैरव के आत्मसमर्पण के बाद उसकी रक्त परजीवी आर्मी फिर से हार जाती है तो उसका भाग्य बहुत बुरा होगा। हर्षवर्धन ने कहा था कि अगर उसने रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण करने की हिम्मत की तो वे मृत्यु तक कट्टर दुश्मन बने रहेंगे। हर्षवर्धन अब उस पर जरा भी दया नहीं दिखाएगा। इस संबंध में महान एल्डर निलय को नहीं लगा कि हर्षवर्धन मजाक कर रहा था। हालांकि हर्षवर्धन अपने शिक्षकों और दांव का सम्मान करते थे, लेकिन मित्र और शत्रु के बीच अंतर करने के मामले में भी वे बेहद स्पष्ट थे। एक बार जब वह रक्तवंश के समक्ष आत्मसमर्पण कर देगा तो हर्षवर्धन उसे अपने संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य के रूप में नहीं देखेगा। यदि हर्षवर्धन सचमुच उससे जानलेवा लड़ाई करता है तो उसके लिए परिणाम अप्रत्याशित होंगे। इसलिए बहुत विचार विमर्श के बाद
महान एल्डर निलय ने अंततः समझौता करने और पीछे हटने का फैसला किया और हर्षवर्धन के सामने, भैरव के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। महान एल्डर निलय की बातें सुनकर हर्षवर्धन ने उन्हें गहरी नजरों से देखा और कुछ नहीं कहा। अगर कोई और होता तो जब तक वह रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण करने का जरा सा भी इरादा दिखाता, वह कभी भी नरम दिल नहीं होता, क्योंकि कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों के लिए रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण करना केवल समय की बात थी। ऐसे लोग देर सवेर मानव जाति के साथ विश्वासघात करेंगे और गद्दार बन जाएंगे, या फिर मानव जाति के भीतर छिपी हुई रक्त जाति के लिए जासूस भी बन जाएंगे। ऐसे लोगों ने मानव जाति को जो नुकसान पहुंचाया वह बहुत बड़ा था। कुछ हद तक वे मानव जाति के लिए स्वयं रक्त जाति से भी अधिक खतरनाक थे, क्योंकि रक्त परजीवी एक स्पष्ट दुश्मन थी। कोई भी इंसान उनसे सावधान रहता और उन पर कभी भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन मानव जाति के भीतर छिपे जासूसों के लिए स्थिति अलग थी। उनके बेनकाब होने से पहले किसी को नहीं पता था कि मानव जाति में से कौन रक्त जाति के गुप्त जासूस थे। ये जासूस मानव जाति के भीतर छिपे हुए थे, उनके भरोसे का फायदा उठाकर गोपनीय जानकारी हासिल करते थे और रक्त जाति को खुफिया जानकारी बेचते थे, जिससे मानव जाति को अकल्पनीय नुकसान पहुंचा। मानव जाति के ऐसे नीच लोगों से निपटते समय दया की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऐसे नीच लोगों के प्रति दयालु होना मानव जाति के प्रति क्रूरता के समान था। हर्षवर्धन के मन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी। जिस क्षण से महान एल्डर निलय ने रक्त जाति के समक्ष आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की, उसी क्षण से वह हर्षवर्धन के हृदय में संप्रदाय के एल्डर नहीं रह गए। अगर उसे मौका मिलता तो वह बिना किसी झिझक के महान एल्डर निलय को निश्चित रूप से समाप्त कर देता। उसने अभी तक महान एल्डर निलय के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि उसे डर था कि अगर उसे बहुत ज्यादा दबाव में लाया गया और उसने अभी रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो यह उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। क्योंकि महान एल्डर निलय कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि 9वें स्तर के एक प्रतिष्ठित अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। भले ही उसके पास अर्धचरण गहन शून्य दिव्य हथियार हो, फिर भी महान एल्डर निलय को मारना आसान काम नहीं होगा। यदि महान एल्डर निलय रक्त जाति में शामिल हो जाता है और भैरव की रक्त जाति की सेना के साथ मिलकर इंदुपुरी शहर पर हमला करता है, तो यह शहर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करेगा। इसीलिए इस समय हर्षवर्धन के लिए सबसे पहले महान एल्डर निलय की स्थिति को स्थिर करना ही एकमात्र उपाय था। उसने अब भी जो शब्द कहे, उनका यह मतलब नहीं था कि वह अब भी महान एल्डर निलय को अपने संप्रदाय का वरिष्ठ मानता है। हालांकि वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे जो अपने शिक्षकों और दांव का सम्मान करते थे, लेकिन वे उस हद तक पांडित्यपूर्ण नहीं थे। मानव जाति की महान धार्मिकता की तुलना में संप्रदायगत भावना का उल्लेख करना भी व्यर्थ था। हर्षवर्धन इस मामले में काफी स्पष्ट सोच वाले थे। महान एल्डर निलय, क्या आप वाकई इस पद के आगे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे? ऐसा मौका सिर्फ एक बार ही मिलेगा। एक बार चूक गए तो फिर नहीं मिलेगा। महान एल्डर निलय को पीछे हटते देख भैरव ने उन्हें लुभाना जारी रखा। जब शहर का पतन होगा तब इस पद के प्रति आत्मसमर्पण करने की आपकी इच्छा भी व्यर्थ ही रहेगी। मुझे आशा है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और इस दुर्लभ अवसर का सदुपयोग करेंगे। भैरव की बातें सुनकर महान एल्डर निलय के चेहरे पर एक बार फिर संघर्ष का भाव स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गया। स्पष्टतः भैरव के शब्दों ने उनके दिल को एक बार फिर झकझोर दिया था। दरअसल रक्त परजीवी द्वारा पूर्वी प्रोफाउंड डोमेन के क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद उन्होंने शायद ही कभी आत्मसमर्पण स्वीकार किया हो। सुचुआन महाद्वीप पर विभिन्न प्रमुख संप्रदायों द्वारा गठित संयुक्त बलों की हार के बाद से कई संप्रदाय बलों ने रक्त जाति के सामने आत्मसमर्पण करना चाहा था, लेकिन रक्त जाति ने मूल रूप से कभी भी उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार नहीं किया। रक्त परजीवी के इन सदस्यों ने बस इतना किया कि उन्होंने इन मानव मार्शल योद्धाओं के मांस, रक्त और साधना को अपने पोषण में बदल दिया। इसलिए
रक्त परजीवी के किसी जनरल द्वारा सक्रिय रूप से आत्मसमर्पण के लिए आमंत्रित करना वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। एक बार यह क्षण खो गया तो शायद उसे फिर कभी ऐसा अनमोल अवसर न मिले। यह सोचते हुए महान एल्डर निलय ने फिर से भैरव की ओर उड़ने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हालांकि जैसे ही वह अपना मन बदलने ही वाला था, उसके कान में एक दिव्य विचार का संदेश सुनाई दिया। पिताजी, आपको इस निर्णय को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। एक छोटी सी गलती भी हमें अनंत नरक में धकेल सकती है। अगर आप अभी भैरव के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और बाद में युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है और रक्त जाति के अन्य सदस्य इस समझौते को मान्यता नहीं देते, तो हम क्या करेंगे? उस समय मानव जाति हमें स्वीकार नहीं करेगी और रक्त जाति हमारा शिकार करेगी। इस विशाल संसार में पिता और पुत्री के लिए रहने की कोई जगह नहीं बचेगी। ये शब्द छवि द्वारा दिव्य विचार संचार के माध्यम से महान बुजुर्ग निलय से स्वाभाविक रूप से कहे गए थे। वह अपने पिता के स्वभाव को भी बहुत अच्छी तरह समझती थी। वह इस बात से बहुत चिंतित थी कि महान बुजुर्ग निलय भैरव के बहकावे में आ जाएंगे और अंततः उसके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि महान बुजुर्ग निलय मानव जाति के साथ विश्वासघात कर बैठेगी। उसके लिए जब तक वह जीवित रह सकती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किसके सामने आत्मसमर्पण करती है। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि एक बार जब महान एल्डर निलय रक्त जाति में शामिल हो जाएगा, तो हर्षवर्धन, मीनाक्षी, रहस्यमय खड्ग सन्यासी और अन्य लोग अपना क्रोध उस पर निकालेंगे। 9वें स्तर के अमर क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में महान एल्डर निलय में घेराबंदी को तोड़ने और रक्त जाति की सेना में शामिल होने की ताकत हो सकती है, लेकिन एकमात्र अमृतावादी 5वें स्तर की मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते उसके लिए उसे मारना उतना ही आसान होगा जितना कि उनमें से किसी के लिए भी। हर्षवर्धन, मीनाक्षी या समीर हाथ पलटना। हर्षवर्धन और मीनाक्षी अब उनके ठीक बगल में थे। एक बार जब महान एल्डर निलय ने रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो हर्षवर्धन और मीनाक्षी किसी भी क्षण उसकी जान ले सकते थे। महान एल्डर निलय की शक्ति के साथ उसके लिए अकेले हर्षवर्धन से भाग निकलना संभव हो सकता था, लेकिन उसकी रक्षा करना और उसे घेराबंदी से बाहर निकालना मूल रूप से असंभव था। एक बार जब महान एल्डर निलय ने रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसे हर्षवर्धन और मीनाक्षी द्वारा मार दिया जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए छवि को महान एल्डर निलय को आत्मसमर्पण करने से रोकना पड़ा। छवि की बातें सुनकर महान एल्डर निलय अचानक ठंडे पसीने से तर हो गए। छवि, तुम सही कह रही हो, मैं लगभग भूल ही गई थी। शुक्र है तुमने याद दिला दिया, वरना हालात बहुत खराब हो जाते। महान बुजुर्ग निलय ने दिव्य